यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत। इस हिंसा के तमाम कारणों पर हमने 25 नवंबर के ललन टॉप शो में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब ताज़ा अपडेट्स पर बात करते हैं। संभल जिले में इंटरनेट अब भी बंद है, स्कूल खोल दिए गए हैं, जामा मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग है और चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। कई लोग घर छोड़कर गए हैं, उनके बाहर घर के ताला लटका दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने दावा किया स्थितियां सामान्य हो रही हैं। अभी तो आप सुबह से देखे होंगे मार्केट, हम भी भ्रमण करके देखा हूँ। ठीक है, अभी आज का मार्केट सामान्य है, लोग अपना काम कर रहे हैं, दुकान खुली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संभल जनपद संभल का स्कूल कॉलेज भी खुल चुके हैं, बच्चे भी स्कूल वगैरह आना है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी सामान्य तरफ से वापस आ गया संभल। और पुलिस हम यथार्थ रूप से हम लोग हर जगह अपना मॉनिटरिंग करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए रखा है, कहीं कोई दोबारा कोई दिक्कत नहीं, इसी के लिए रखा है। अदरवाइज तो संभल का सामान्य है। लोग से अपील भी करता हूँ, जो निर्दोष लोग हैं उनका कोई डरने का जरूरत नहीं है। हम केवल जो उपद्रव हुई है, जो हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी निर्दोष के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 25 नवंबर की शाम शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, सर्वे के दौरान जब एसडीएम ने जामा मस्जिद के अंदर बनी टैंक में से भरा पानी निकलवाया तो बाहर खड़ी भीड़ को लगा कि मस्जिद की खुदाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इमाम ने पुलिस पर गोली मारने की धमकी देने का भी इल्जाम लगाया। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल ने जिद की वहाँ पर कि इसका पानी खाली कराया है और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। अब जवाब देने की बारी यूपी पुलिस की थी। 25 नवंबर की देर रात संभल पुलिस ने पत्रकारों को संबोधित किया और घटनाक्रम पर अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला। और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज़ एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीज़ें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। इस हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और कुछ अन्य सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। आज सांसद बर्क जब संसद पहुंचे तो मीडिया ने उनसे यही सवाल पूछा और उनका ये जवाब था। अब मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेरे क्या, तो सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको परिवार को इंसाफ मिल सके। राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार हो रही है संभल की हिंसा पर। सबसे पहले बयान आया कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। उन्होंने मांग रखी कि पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। आसमान से गोलियां बरस रही थी क्या? एक वीडियो दिखाई है जिसके अंदर किसी के हाथ में अभी तक तो दिखाई नहीं दी मुझे कहीं से। सोशल मीडिया पे हम तो दूर से ही देख रहे हैं, पुलिस वाले सीधे गोली मार रहे हैं भाई, राइफल से गोली चला रहे हैं, पिस्टल से गोली चला रहे हैं, सीधे गोली मार रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
आप सांसद का मुंह बंद करा सकते हो, एक सांसद का करा दोगे, 2 सांसद का करा दोगे, 10 का करा दोगे, देश का थोड़ी मुंह बंद करा दोगे। पूरा देश देख रहा है। आपने जो नफरत की आग बो रखी है, इस नफरत की आग के अंदर पूरा देश झुलस जाएगा। आज मुसलमान का हाल क्या कर दिया? मुसलमान घर में रहे तो दंगाई मार दें, बाहर निकले तो पुलिस मार दें। आपने हाल क्या कर दिया मुसलमान का देश में? सपा सांसद रामगोपाल यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यूपी प्रशासन को घेरते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा? जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जब विपक्षी दल ये इल्जाम लगा रहे थे तब सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी बयान आ रहे थे। सबसे पहले सुनते हैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह को, जिन्होंने दावा किया कि इसमें गोधरा जैसी साजिश की बू आ रही है। मैं समझता हूं कि सांबर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है, जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है। और यही दुर्भाग्य है भारत का कि राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इस विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टूल बनाया, आज उनके पीछे खड़े हैं, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। सांबर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। हमले हुए तो जवाबी तीर भी आए। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने सवाल किया कि भीड़ में जिनके हाथों में पत्थर थे वो लोग कौन थे। पुलिस की जो कार्रवाई होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो निष्पक्ष है। दंगा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना दायित्व है। और आप जानते हैं कि कल आपके समाचार चैनल्स के द्वारा दिखाया गया कि तमाम ऐसे लोग थे जो भीड़ के बीच में आए, अपना चेहरा ढके हुए थे, हाथों में पत्थर थे, हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाई पड़े। वो कौन लोग थे? निश्चित रूप में ऐसे असामाजिक तत्व जरूर रहे होंगे जिनका उद्देश्य रहा होगा कि वो अशांति फैलावे। सरकार का पूरा दायित्व है और विपक्ष का भी पूरा दायित्व है कि शांति बनी रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम पिछली सरकार के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 26 नवंबर तक ही है, पिछली विधानसभा का।
नए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख अभी तय नहीं है, तब तक शिंदे ही कार्यवाहक सीएम रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक सीएम रहे। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई। कयास है कि इसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा और इसके बाद सह्याद्री गेस्ट हाउस में शिंदे, फडणवीस और अजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की याचिका को आज खारिज कर दिया गया। याचिका दाखिल की थी सामाजिक कार्यकर्ता के पॉल और बेंच थी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी वराले की। याचिकाकर्ता पॉल ने कहा, चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इस पर बेंच ने कहा, नायडू या रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तभी कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते। फिर बेंच ने कहा, हम इस याचिका को कैसे देख सकते हैं, इसे खारिज कर रहे हैं, ये वो जगह नहीं जहां आप इन सब पर बहस करें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।